प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज मॉक टेस्ट नंबर 44 है हमारा। मॉक टेस्ट 44 में हम 10 क्वेश्चन लगाएंगे। एक अभ्यास के लिए आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जाएंगे वीडियो के एंड में। तो आज स्टार्ट करते हैं हमारा पिछली क्लास के अभ्यास प्रश्न जो हमें दिया गया है, आपकी स्क्रीन पे है। भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना है। अगर भागफल 1 है तो भाजक मेरा 10 हो जाएगा और शेषफल का 5 गुना है। अगर शेषफल 1 है तो भाजक मेरा हो जाएगा जी 5। यानी कि भाजक जिससे हम भाग करते हैं, भाजक और भागफल में अनुपात हो जाएगा मेरा कितना जी 1:। अगर भागफल 1 है तो भाजक मेरा 10 हो जाएगा और भाजक और शेषफल में अनुपात हो जाएगा मेरा कितना जी अगर शेषफल 1 है तो वो हो जाएगा जी 5। अब मुझे सवाल में यहाँ पे भाज्य निकालना, जिसे भाग करते हैं उसे बोलते हैं भाज्य। भाज्य का फॉर्मूला होता है हमारा भाजक गुना भागफल, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। जो शेष है वो जोड़ देते हैं हम। तो यहाँ पे मुझे दिया गया अगर शेषफल 40 है तो भाज्य ज्ञात कीजिए। अगर शेषफल 40 है, शेषफल का मान मेरा दिया है 46। तो देखो 1 का मान 40 है तो 5 का कितना हो जाएगा जी 40 में गुना करेंगे 5 की। 5 अंक 30 बच गए हासिल के लिए 3, 6 चौक 24, 24 और 3 30। अगर भाजक 230 है, शेषफल कितना होगा? अगर 10 यूनिट का मान 230 है तो 1 मिनट का मान कितना हो जाएगा? 230 को 10 से भाग करेंगे तो 1 यूनिट का मान हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे 23। तो निकाल लीजिए आप सवाल को। भाजक कितना है मेरा 230 और भागफल मेरा है जी 23। शेषफल है मेरे पास कितना जी 40। 23 का स्क्वायर कितना हो जाएगा जी 529। 529 यानी कि 230 गुणा 23 का गुणनफल आ जाएगा 5290 प्लस 40। ये मेरा जोड़ने के बाद आंसर बन जाएगा 6, 9 4 13, 2 और 1 3 और 5 53 36 मेरा आंसर हो जाएगा। 53 36 मेरा ऑप्शन दिया है जी ऑप्शन 4 में। आज का मॉक टेस्ट का पहला क्वेश्चन पहले क्वेश्चन में मुझे दिया गया है एक कमरा 10 मीटर लंबा और 8 मीटर चौड़ा है, 3.3 मीटर ऊंचा है। इस कमरे में कितने व्यक्ति बैठ सकेंगे यदि प्रत्येक व्यक्ति 3 घन मीटर जगह की आवश्यकता हो? तो देखिए सबसे पहले कमरे का आयतन निकाल ले। कमरा होता है जी हमारा घनाभ। कमरे की जो शेप होती है वो होती है जी घनाभ। तो कमरे का आयतन जो होगा और उस आयतन को भाग करेंगे एक व्यक्ति का जो एरिया घेरता है उससे, तो टोटल व्यक्तियों की हमें संख्या पता लग जाएगी। तो कमरे का आयतन होगा लंबाई गुणा चौड़ाई और गुणा ऊंचाई यानी कि 3.3। और इस आयतन को भाग करेंगे पूरे आयतन को एक व्यक्ति द्वारा घेरी गई जगह के आयतन से, यानी कि एक व्यक्ति घेरता है 3 घन मीटर। 3 से जब भाग करेंगे इस पूरी गुना को तो यहाँ पे पॉइंट हटाने के लिए नीचे लगा लगे जी 10। तो यानी कि 10 से ये 10 कैंसिल, 3 से काटेंगे 33 को तो ये 11 बढ़ जाएगा। 11 के गुना करेंगे 8 में तो 11 × 88। तो इस कमरे में टोटल आदमी बैठ सकते हैं जी 88। तो राइट आंसर हो जाएगा पहले क्वेश्चन के लिए मेरा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है दो क्रमागत विषम संख्या ओड नंबर्स हमारे, उनका गुणनफल 143 है, उन दोनों में बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसे हम ऑप्शन से करते हैं, बहुत जल्दी उड़ा लेते हैं। देखो कैसे, देखो 9 बड़ी है तो इससे पहले विषम होगी 7। 7 और 9 की गुना मेरा नहीं बनेगी 143, तो पहली ऑप्शन मेरी गलत होगी। अगर 11 बड़ी है विषम तो उससे पहले छोटी हो जाएगी विषम लगातार में 9। 11 9 99, तो मेरा आंसर 11 भी नहीं होने का। अगर मैं लूँ 13 अगर बड़ी है तो छोटी मेरी विषम हो जाएगी 11। 11 और 13 का गुणनफल आ जाएगा जी 143 और 143 ही मेरा गुणनफल दे रखा हो। तो राइट आंसर हो जाएगा मेरा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा,
कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर 2 वर्षों में 2/1/8 गुना हो जाता है। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। तो देखिए सवाल को पहले हम 2 वर्ष की अगर बात कर रहा है तो हम निकालने लगे 2 वर्षों के लिए हम निकालते हैं क्या जी, स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल निकाल लेंगे हम। और जी 3 साल के अगर लिए बाद देता तो हम निकालते घनमूल। तो यहाँ पे 2/1/4 दिया है तो उसे 4 दूनी 8 रेख 9/4 यानी कि अगर कोई धन 4 है तो बढ़ गया हो जाएगा जी हमारा 9। तो 9/4 पे मैं क्या लगाऊंगा, वर्गमूल का रूट। स्क्वायर रूट लगाएंगे तो यहाँ से निकलेगा 3/2। 3/2 यानी कि 3 से बढ़कर मेरा हो रहा धन 2 से बढ़ के मेरा हो रहा धन 3। तो यानी कि मुझे ब्याज कितना मिल रहा, 3 और 2 का अंतर 1/2। तो यह मेरा 1/2 को हम कह सकते हैं अगर हम परसेंट निकाल ले गुना 100 की तो मेरा ब्याज की दर आ जाएगी। तो मेरी जो ब्याज की दर चल रही सवाल में वह चल रही जी 50%। तो इस सवाल को हम बेसिक तरीके से अगर करेंगे तो उस तरीके से भी फिर हम बना लेंगे। अगर भाई 4 दूनी 8 1 9 यानी कि अगर वो 9 मिश्र धन है तो मूलधन मेरा कितना है जी 4 है, और गुना 1 + r/100 की घात समय, और समय मुझे दिया गया है जी 2 वर्ष। तो यहाँ पे जब 9 को 4 से भाग करूँगा और फिर स्क्वायर रूट में निकाल लूँगा तो 3/2 हो जाएगा, और यू एक इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 1/2 बराबर किसके हो जाएगा जी r/100 के। तो यहाँ पे मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके मान निकाल लूँगा 2 × 2 और यहाँ पे मेरा हो जाएगा 50। तो r बराबर मेरा 50 हो जाएगा। यहाँ से भी इस तरीके से भी सवाल को हम बना सकते थे, पर लेकिन डायरेक्टली तरीका 2 वर्ष है वर्गमूल निकाल लीजिए। बिनकर वर्गमूल निकालने के बाद जो निकलेगा उसमें गुना 100 के करके हम परसेंट बना लेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है जी ए और बी एक कार्य को क्रम से 15 और 20 दिन में कर सकते हैं। वे एक साथ शुरू करते हैं कार्य को। हर तीसरे दिन बी अब्सेंट रहता है यानी कि अनुपस्थित रहता है। तो नो पूछ रहा क्वेश्चन में हमसे कि बताइए कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। इस प्रकार अगर हम तीसरे दिन कौन अब्सेंट रखते हैं, किसको, आपका बी को। तो देखिए ए तो कर रहा है उस कार्य को अकेला अगर करता है तो 15 दिन में करता है, और बी करता है जी उस कार्य को पूरा अकेला 20 दिनों में। तो टोटल कार्य हमारा हो जाएगा इन दोनों का दिनों का एलसीएम हो जाएगा 60 डेज। तो यानी कि 60 को अगर 15 दिन में करता है तो ए की इफिशियंसी कार्य करने की दर पर डे 4 यूनिट है, और बी की है जी हमारी 3। तो पहले दिन दूसरे दिन तो दोनों काम करेंगे कौन, ए प्लस बी, यानी कि ए प्लस बी पहले दिन कार्य करेगा कितना जी 7, दूसरे दिन भी कार्य करेगी 7, पर तीसरे दिन बी एब्सेंट रहता है तो यानी कि किला ए कार्य करेगा। तो तीसरे दिन कार्य होगा केवल कै यूनिट 4 यूनिट। तो 3 दिनों में टोटल जो कार्य होगा 7 7 14, 14 और 4 18, यानी कि 3 दिन में कार्य 18 होता है। टोटल मुझे कार्य करवाना कितना जी 60। तो 3 दिन का एक चक्कर अगर 18 दिन यूनिट का कार्य करता है तो 60 कार्य को करने में 18 के क्या चक्कर लगेगा इस प्रकार, 18 तिया 54। तो यानी कि 18 तिया 54 का मीन्स हो जाएगा मेरे पास 6 यूनिट कार्य शेष बच गया 3 चक्कर लगाने के बाद। एक चक्कर पूरा होता है जी मेरा कैक दिनों में 1 2 3। तो 3 चक्करों में मेरे टोटल दिन कितने हो जाएंगे, 3 तिया 9 दिन में कार्य होया मेरा जी 54। 6 मेरा कार्य बच गया, 6 कार्य करेगा कौन आगे स्टार्टिंग में ए और बी। ए और बी एक दिन में कितना कार्य करते हैं 7, तो 6/7 यानी कि जो 6 कार्य है वो पूरे दिन में खत्म नहीं होगा, दिन का 6/7 दिन ले लेगा। तो टोटल दिन कितने होंगे 9 दिनों में तो 54 कार्य 9 दिन, तो यहाँ पे 6/7 दिन ही है। तो टोटल दिन हो जाएगा मेरा 9 सही 6/7 दिन में कार्य कंप्लीट हो जाएगा। तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए 9 सही 6/7 दिन, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। अगला क्वेश्चन मेरे पास है x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की दूरी, यानी कि 60 किलोमीटर अगर चलना तो उसके लिए चाल होगी जी x किलोमीटर प्रति घंटा। और जी अगर अगले 90 किलोमीटर की अगर मुझे चाल देखनी तो उसमें मेरा हो जाएगा जी चाल y किलोमीटर प्रति घंटा।
और अगले 20 किलोमीटर जो है मेरे 120, उसके लिए मेरी चाल हो जाएगी जी जेड किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये कह रहा है औसतन चाल अगर 60 हो पूरी तीनों की, इन तीनों की औसत चाल देखे एवरेज स्पीड तीनों दूरियों से, वो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पे x का मान 30 है और y का मान यहाँ पे मेरा 45 है। तो मुझे z का मान निकालना, z का मान कितना होगा। तो जहाँ दूरी अलग अलग हो और हमें औसत चाल निकालना, तो वहाँ पे एवरेज स्पीड का वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, टोटल दूरी, टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। तो यानी कि टोटल स्पीड हो जाएगी मेरे पास, सॉरी टोटल डिस्टेंस हो जाएगी 60 90 150, 150 और 20 जोड़ूंगा मैं, 150 और 120 जुड़ के हो जाएगा 270 किलोमीटर मुझे जाना है। समय निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, 30 को भाग करूँगा, 30 को लेकर भाग करूँगा 60 को, यहाँ पे 2 घंटे। 90 किलोमीटर अगर जाना 45 साल में, तो क्या घंटे यहाँ पे मेरे 2 घंटे, और 2 घंटे मेरे यहाँ पे लगेंगे। और जेड के लिए मेरा मान निकालना है मुझे। तो देखो अगर मैं यहाँ पे एवरेज स्पीड में अगर यहाँ वैल्यू रख लूँ, तो ये मेरे पास टोटल टाइम कितना बनेगा, अगर 270 को ही मैं 60 किलोमीटर तक भाग कर लूँ, तो मेरे पास टोटल टाइम आ जाएगा 270 को अगर 60 से भाग कर लूँ मैं, तो टोटल टाइम आ जाएगा 6 चौक 24, बच गए 3 हो गए, पॉइंट लगा के 30, 5 अंक 30, यानी कि पूरी यात्रा का जो टोटल समय है वो 4.5 घंटे है। अब 4.5 घंटे में 2 घंटे 60 किलोमीटर में, अगले 2 घंटे 90 में, तो 2 2 4, तो आधा घंटा यानी कि 30 मिनट मेरे लगा के किस में, 120 किलोमीटर में। तो जेड की वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या करूँगा, जेड की वैल्यू निकालने के लिए 120 को 30 मिनट यानी कि 0.5, 30 मिनट का मतलब आधा, आधा का मतलब 0.5 आर से अगर मैं भाग कर दूँ, तो मुझे जेड का मान का वैल्यू पता लग जाएगी। 5 दूनी 10, 5 चौक 20, तो मेरी जेड की जो स्पीड आएगी वो आएगी 240 किलोमीटर प्रति घंटा। 240 किलोमीटर प्रति घंटा मेरी ऑप्शन है जी, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन मेरा है, एक दुकानदार एक शर्ट 1200 रुपये बेचता है, तो उसे 40% की हानि होती है। 10% का लाभ कमाने के लिए शर्ट की कीमत पर बेचना होगा। तो पहला जो एस पी है वो 10%, 40% की हानि पे है, तो मेरा 100 में से 40 घटाएंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी पहले विक्रय मूल्य की 60%। अगला विक्रय मूल्य 10% का लाभ है, तो 100 में प्लस करेंगे 10, तो यानी कि हो जाएगा 110%। 60% बराबर हो जाएगा 1200 रुपये के, क्योंकि 1200 रुपये में बेचने से 40% की हानि, तो 100 में से 40 घटाओगे तो 60% की वैल्यू बराबर मेरे 120 के। 1% बराबर किसके, 120, 1200 बटे 60, 1% की वैल्यू आ जाएगी। और यहाँ पे अगर मैं गुना करा दूँ 110 की, तो मुझे वैल्यू पता लग जाएगी कि 110% की, और 110% है मेरा लाभ के, तो यहाँ पे उसकी कीमत कितनी होगी, तो मैं सोल्व कर लेता हूँ। 60 का डबल 120, तो यानी कि 20 की गुना करेंगे 110 में, 2 जीरो पीछे, 11 का डबल मेरा कितना हो जाएगा जी 22, तो यानी कि मेरा आंसर हो जाएगा 2200। 2200 रुपये में उसे बेचना पड़ेगा। 2200 के लिए मेरे पास ऑप्शन हो जाएगी ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7, एक डीलर 10% की हानि पर सामान बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलोग्राम के बजाय वो 750 ग्राम वजन प्रयोग करता है। उसका असली लाभ या हानि परसेंट ज्ञात कीजिए। देखिए ऐसे सवालों को बनाने के लिए हम 1 केजी का पहले वैल्यू देखते हैं, केजी में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। तो मैं यहाँ पे मानता हूँ सवाल को सोल्व करने के लिए, अभी मेरा 1 ग्राम 1 रुपये का है, 1 ग्राम मेरा 1 रुपये का है, तो 1000 ग्राम मेरे हो जाएंगे जी किसके जी, 1000 रुपये के, यानी कि मैं 1 किलो खरीदा है 1000 रुपये में। अब मैं 1 किलो के बजाय उसे बेचता हूँ 750 किलो का वजन अगर मैं बाट का प्रयोग करता हूँ, अगर मैं 750 किलोग्राम के बाट का प्रयोग करता हूँ, तो इसका मीन्स है 1 किलो 1 ग्राम का, तो ये जो वजन का जो वैल्यू होगी वो होगी जी 750 रुपये। अब यहाँ पे मुझे बताना,
अब उसे लाभ हुआ हानि, वो 10% की हानि का दावा करता है। यानी कि अगर वो 1000 का माल लाया तो उस पर 10% की हानि ले रहा है, यानी कि 9/10, यानी कि 1/10, यानी कि 9/10 अगर मैं निकाल लूँ 1000 का, तो वो कह रहा जी मैं 1000 का जो माल है वो दे रहा जी 900 रुपये में, यानी कि मुझे 10% की हानि का दावा करता है। पर एक्चुअल में 750 ग्राम का बाट का प्रयोग करता है। तो इसका मीन्स हुआ कि वो 750 रुपये का माल हमें देता है 900 रुपये में, यानी कि जो एक्चुअल में 750 ग्राम है वो 1 ग्राम 1 रुपये का, उसके अकॉर्डिंग उसका क्रय मूल्य है जी 750। पर 750 का माल को बेच रहा हो 900 रुपये में, तो 900 और 750 का जो अंतर है वो आ जाएगा मेरे पास कि 750 का माल 900 रुपये में दिया, तो उसको कैक रुपये का लाभ बना जी 150 रुपये का लाभ। अगर 150 रुपये का लाभ है क्योंकि उसने 750 ग्राम का प्रयोग कर रखा, तो वो माल जो 900 का है वो 900 एक्चुअल में 900 का नहीं है, वो 750 रुपये का है। तो 150 लाभ बटे क्रय मूल्य, 150 बटे 750, और परसेंट काटने के लिए लाभ का परसेंट देखने के लिए लाभ के रुपये बटे क्रय मूल्य और गुना 100। तो 150 का 5 गुना 750 और 5 से भाग करेंगे 100 को, तो मेरे पास हो जाएगा जी 20%। तो यानी कि 20% का इस प्रकार उसको लाभ होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा मेरा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन मेरा क्या है, दो संख्याओं में अनुपात 5:8 के अनुपात में उनका महत्तम 6 है, उनका एलसीएम बताना। तो देखो जहाँ दो संख्या का अनुपात दिया है 5:8 और उनका साथ में मुझे दिया है एचसीएफ यानी कि महत्तम कितना जी 6। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे मैं 5 और 8 का महत्तम निकाल लूँगा। 5 और 8 का महत्तम यानी कि x का महत्तम x हो जाएगा, 5 और 8 5 अभाज्य संख्या 8 मेरी सम। तो भाज्य संख्या का महत्तम होता है हमारा 5 और 8 का महत्तम आ जाएगा 1, यानी कि x ही मेरा महत्तम आ जाएगा, यानी कि x की वैल्यू जो हो जाएगी वह हो जाएगी जी मेरे पास 6, x बराबर 6। अगर मैं यहाँ इन दोनों का 5 और 8 का इन दोनों का एलसीएम निकालता हूँ, तो मैं क्या करूँगा x का एलसीएम x हो जाएगा और 5 और 8 का एलसीएम हो जाएगा जी 8 और 5 का एलसीएम हो जाएगा 40, यानी कि एलसीएम का मान हो जाएगा अनुपात के अकॉर्डिंग 40x। और x की मेरे पास वैल्यू कितनी है जी, यानी कि एचसीएफ की, उन दोनों का जो एचसीएफ है अनुपात का जो एचसीएफ है वो है जी x, और x का मान मुझे सवाल में एचसीएफ का मान पहले दिया है कितना जी 6। तो मैं यहाँ पे अगर 40 के साथ में 6 की गुना करा दूँ तो मेरा एचसीएफ की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि 6 गुना 40, 40 गुना 6 अर्थात 240। जिनका 5 और 8 का अनुपात है, अगर उनका महत्तम 6 है तो उनका एलसीएम हो जाएगा 240। तो राइट आंसर हो जाएगी मेरी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्वेश्चन नंबर 9, दो अभ्यर्थी ने परीक्षा में बैठे हैं, एक अभ्यर्थी के अंक दूसरे से 75 अधिक है, इसके अलावा उसका स्कोर जिसके अधिक है कुल दोनों के योगों का दोनों अभ्यर्थी के कुल अंकों का 80% के बराबर है, तो प्रत्येक अभ्यर्थी के मिले अंक ज्ञात कीजिए। देखो जी इस सवाल को हम ऑप्शन से बहुत जल्दी बना देंगे। अगर हम ये माने कम वाले के x है, दूसरे वाले के 75 है, 75 प्लस हाईएस्ट वाले के हो जाएंगे, इन दोनों के जोड़ का अगर मैं 80% निकाल दूं तो बराबर हो जाएगा वो अधिक वाले के स्कोर के बराबर, यानी कि x प्लस 75 के। अगर मैं इस इक्वेशन को सोल्व करता हूँ फिर भी मेरा आंसर आ जाएगा, पर मैं इस इक्वेशन से सोल्व नहीं करूँगा क्वेश्चन को। देखिए कैसे, दोनों का जोड़ 45 और 120 का जोड़ आ जाएगा मेरे पास 165। 165 का अगर मैं 80% यानी कि 4/5 निकाल दूँ तो अधिकतम जिसका स्कोर है उसका मान आ जाता है वापसी। 5 या 15, 5 या 15, 33 चौका मेरे पास हो जाएगा 132, और 132 अधिकतम मान नहीं है, यहाँ पे 120 है। तो पहली ऑप्शन मेरी कट हो जाएगी। अगर 55 और 30 जोड़ू 100, ये हो जाएगा मेरे पास 185, और 185 का अगर मैं वापस फिर 80% निकाल दूँ तो मेरे पास अधिकतम वाले का स्कोर आ जाएगा 5 या 15 बच गए 3, 5 सते 35, 37 चौका मेरे पास कितना हो जाएगा 148।
148 नहीं है, अधिकतम वाले के 130। इसी प्रकार हम चेक करते हैं 35 110 पे, यानी कि 145 दोनों के अंकों का योग, और दोनों के अंकों योग का 80% यानी कि 4/5 अगर निकाल तो 80%, तो अधिकतम वाले का स्कोर यानी कि 110 मान आना चाहिए। 4 5 दूनी 10, 9 पंजे 45, 29 चौका मेरे पास हो जाएगा 116। तो ये 116 नहीं है, 110 है, तो ये भी हमारा कट हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा मेरा ऑप्शन डी। देखो 25 और 100 का जोड़ हो जाएगा 125, और 125 का 80% यानी कि 4/5, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 25 चौका 100। देखो अधिकतम वाले के स्कोर आ जाएगा यानी कि 100। तो यानी कि दोनों के अंकों का जोड़ का 80% बराबर अधिकतम वाले छात्र के अंक, अधिकतम अंक वाले छात्र के अंक आ जाएंगे। तो मेरा आंसर हो जाएगा इस प्रकार ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन। साधारण ब्याज के तहत कोई धनराशि 3 वर्षों में तो जाती है जी, 3 साल में तो जाती है जी, वह सिंपल इंटरेस्ट से 8400 रुपये। फिर कह रहा जी वो कि 5 ईयर में हो जाएगी वही राशि कितनी जी, 9600 रुपये। अब आगे मुझे बताया जी सवाल में क्या बताना है, मूलधन बताना और जी वार्षिक दर। तो देखो अगर हम इनमें डिफरेंस ले तो यहाँ पे 2 साल में कितना ब्याज मिला, कि यू भी मेरा मिसधन है और यू भी मिसधन है, मिसधन का अंतर यानी कि हमारा ब्याज। तो दोनों का अंतर अगर मैं करूँगा तो 2 साल का 84 और 9600 का अंतर आ जाएगा 1200। तो यानी कि 1200 रुपये मिलते हैं मुझे 2 साल में। तो 1 साल का ब्याज अगर मैं निकाल लूँ तो 1 साल का ब्याज हो जाएगा मेरे पास जी 600। अगर मैं निकाल लूँ 3 साल का ब्याज, अगर 1 साल का 600 तो 3 साल का ब्याज हो जाएगा 36 या 1800 रुपये। अगर मैं 1800 रुपये घटा लूँ किस में, 8400 में था, तो मेरा मूलधन का वैल्यू आ जाएगा, मूलधन का वैल्यू मेरा यानी कि अमाउंट प्रिंसिपल की पी की। तो यानी कि 8400 में था अगर मैं घटा लूँ कितनी 1800, तो मेरा मूलधन हो जाएगा कितना जी 6600। तो 6600 के लिए मेरी ऑप्शन दे रखी कौन सी, ना तो मेरा बी में, ना सी में, ना ही मेरा डी में। तो आंसर हो जाएगा मेरा ऑप्शन ए। अब यहाँ पे अगर दर निकालनी हो तो 1 साल का ब्याज, 1 साल का ब्याज बटे मूलधन यानी कि 6600, और परसेंटेज निकालने के लिए गुणा 100 जी। तो यहाँ पे 2 जीरो से मेरी 2 जीरो कट गई, 6 से डिवाइड करूँगा ये 100 भर जाएगा, और यहाँ 6 से 66 11 भर, 100/11 का मतलब हो जाएगा मेरा कितना, 11 नम 99, बच गया 1, 9 सही 1/11% मेरी दर है। तो दर मेरी 9 सही 1/11%, और मूलधन के लिए मेरा जो रुपये हो जाएगा वो हो जाएगा जी 6600 रुपये। तो ये आंसर हो जाएगा मेरा ऑप्शन ए में। और आज का अभ्यास प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन क्या है, किसी संख्या को 7 से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल के सभी अंक 3 है, ऐसी सबसे छोटी संख्या क्या है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए अभ्यास के लिए छोड़ के जाता हूँ मैं आज, और इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर करके बताना अगर कोई क्वेश्चन इसको देख पाता है इस वीडियो का।